नमस्ते गोपाल जी। नमस्ते जी। आज बहुत आनंद हो रहा है आपसे मिलके। तो भी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज के ज़माने में गुरुकुल की ज़रूरत क्या है? क्यों गुरुकुल होना चाहिए? आज के ज़माने में गुरुकुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधुनिकता तो आ रही है जी पर मूल संस्कार भूले जा रहे हैं। जी तो जो ह्यूमैनिटी है कि इंसानियत जो है जी वो बहुत ही तकलीफ में है। जी और मतलब प्रकृति का सम्मान करना, व्यक्ति का सम्मान करना, संस्कारों का सम्मान करना, वो बहुत तकलीफ में है। तो ये मूल संस्कृति जो आप कह रहे हैं, ये आप प्रकृति की तरफ इशारा कर रहे हैं या हमारे मनुष्य के स्वभाव की तरफ? दोनों तरफ। जी 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 जी। आपको सबसे पहले कब यूँ विचार आया कि एक गुरुकुल शुरू करना चाहिए? मैं जब मुंबई पढ़ता था तभी मैं, आज से 25 साल पहले की बात है, कि भाई किस प्रकार के नई जनरेशन में आ रहा है विचार। जी छोटी उम्र में ही मतलब समझ लीजिए कि भाई 20 साल के बच्चे ड्रिंक्स ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। सभी ऐसे नहीं हैं जी लेकिन क्या ये एजुकेशन है? जी तो बचपन से गुरुजी ने कुछ संस्कार दिए थे, इसलिए हम उससे अलग तो रहे, लेकिन तभी से मन बनाया था कि भविष्य में कभी भी मौका मिले तो ऐसा गुरुकुल बने कि जहाँ संस्कार मुख्य हो, जी। उसके बाद में साथ में कार्य हो। तो मेरे काफी मित्र हैं, उनके बीच में हमारे से काफी अच्छी चर्चाएं होती थी उस समय। तो आप जिनके गुरुजी का जिक्र कर रहे हैं, गुरुजी कौन? मेरे गुरुजी हिमालय रहते थे, गुफा में। अच्छा। परमहंस हंसानंद दंडी स्वामी थे। अच्छा। मेरा नाम भी उन्होंने रखा है, राशि के ऊपर से नहीं है। अच्छा। आज जो भी कुछ यहाँ पे आप देख रहे हो वो हमारे गुरु गोविंद और गौ माता की कृपा है। जी जी। और अब आपके गुरुजी कहाँ पर है? वो 116 साल की उम्र में देव हुए। जी जी, लेकिन सूक्ष्म शरीर से साथ में ही है। जी। तो आपने जो बात कही, इससे एक चीज़ मेरे जहन एक दिमाग में आती है कि जो भी प्रेरणा हमें मिल रही है वो भारत के सन्यासी और साधु से मिल रही है, कोई भी हो। बिल्कुल। और दुनिया भर में ये हो रहा है। बिल्कुल जी। आपके यहाँ के शिक्षक जो हैं गुरुकुल के, ये किसी तरह से दूसरे स्कूलों के शिक्षकों से अलग है? ये किस प्रकार हैं यहाँ के शिक्षक? थोड़े तो अलग हैं, बिल्कुल। उनको काफी क्लैरिटी है कि हमें बच्चों के पास क्या अपेक्षा रखनी है। जी उनको सिलेबस फिनिश करने का कोई प्रेशर नहीं होता है। अच्छा। तो व्यक्ति निर्माण करने के साथ साथ में कार्य करना है जी। और प्रकृति के साथ करना है। तो शिक्षक को काफी क्लैरिटी है जी कि उनको ज्यादा ना बच्चों के ऊपर लोड देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको काफी क्लैरिटी। क्या आप शिक्षक की पर्सनालिटी के बारे में, उसके पर्सोना के बारे में, मतलब कैसा शिक्षक होना चाहिए, ऐसा कोई विचार किया है? जी बिल्कुल, वो तो मुख्य बात है। बिल्कुल मुख्य बात इसलिए कहूँगा कि देखिए, एक शिक्षक के पास 100% नॉलेज है जी। लेकिन साथ में बहुत कुछ वो नॉलेज का ईगो है, अहम है। जी 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 जी। और कंपैरेटिव मुझे कोई दूसरा शिक्षक साथ में दिखता है कि उसके पास 70% नॉलेज है जी। लेकिन अहम नहीं है, नम्रता है। जैसे आम के पेड़ के ऊपर आम आते हैं, जैसे झुकता है। बिल्कुल। अगर वो शिक्षक के अंदर, क्योंकि माता पिता और शिक्षक आचार्य तीनों का बच्चों में बहुत सारा उतरता है और बच्चे देख देख के सीखते हैं। जी। तो मैं 70 वाला पहले पसंद करूंगा। जी जी। कि भाई जिसमें नम्रता हो, ईगो ना हो। हम यहाँ सर्टिफिकेट वाला ऐसा नहीं रखते कि इनके पास इतनी डिग्री है तो वही शिक्षक रहेगा। आपने ये बहुत एक वजनदार बात कही है, क्योंकि आजकल एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है कि ज़बरदस्त 100% नॉलेज वाला जो मैनेजमेंट होती है वो एक 100% नॉलेज, मतलब एक कहने की बात है, 100% नॉलेज तो किसी को नहीं, सब लोग सीख रहे हैं। लेकिन ऐसा बंदा एक ढूंढते हैं जो एकदम, जिसको बोलते हैं एकदम देसी भाषा में धांसू होता है। तो लेकिन ये प्रॉब्लम आपने जो बताया साथ में, तो उसको अहंकार इतना सारा होता है कि वो अपना शायद कभी कभार 1% भी डिलीवर नहीं कर सकता, जो उसको देना है वो अपना 1% भी दे नहीं पाता, इस प्रॉब्लम की वजह से जो आपने बताया। और इसमें दूसरा भी होता है ना कि जैसे उसने डिलीवर कर भी दिया तो बच्चे ने उनके साथ में उनका ईगो भी सीखा है। जी। तो वो नॉलेज ईगो के साथ जब वो समाज में जाएगा, जी जी, तब भी ठीक नहीं है। जी। तो बच्चे को तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। जी बिल्कुल। तो हमको तो नम्रता सिखानी है, तो नम्रता सिखाई,
कर्मनिष्ठ बनाया, धर्मनिष्ठ बनाया। धर्म मतलब पल पल न्याय करो। तो वो बड़ा होकर के नहीं मिला हुआ ज्ञान भी कहीं से प्राप्त कर लेगा तो दूसरे लोग देंगे। सही सही बात है आपकी, बिल्कुल। और आपकी ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कभी कभार अपना ईगो भी हम किसी को देते हैं कि देखो मेरे जैसा अहंकार रखो, मेरे जैसा एक हम जो आजकल बोलते हैं एटीट्यूड रखो, तो वो एक हम बोलते हैं ना कि गुजराती में आपने कही नड़तर रूप थी जाए जी बिल्कुल, कहीं अटका देता है वो बने। जी जी जी। आप एक लाइन में कैसे बताएंगे कि आपके स्कूल की क्या फिलॉसफी है और क्या फिलॉसफी सीखकर यहाँ पे क्या सोच लेकर यहाँ से एक बच्चा निकलेगा, एक इंडिविजुअल कैसा तैयार होगा, कौन सी फिलॉसफी लेकर वो चलेगा यहाँ से और किस फिलॉसफी से स्टार्ट करते हैं? देखिए फिलोसॉफी तो बहुत स्पष्ट है कि संस्कार पहले, नम्रता, कर्मनिष्ठ हो मतलब उसको काम करना है, और धर्मनिष्ठ हो, पल पल न्याय करेगी भाई मैं प्रकृति के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ व्यक्तित्व मतलब ऐसे कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ, और मैं जो अर्थ उपार्जन करूँ तो भी शुभ लक्ष्मी होना चाहिए, किसी को तकलीफ दे करके ना होना चाहिए। मतलब 2 लाइन में अगर बात कहूँ, उधर पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच ना पाऊंगे पता नहीं मुझे, कि उसके पास अबजो रुपये हो तो भी उसके पैर जमीन पे हो, उसके पास कुछ ना हो, लूट लो तो भी जंगल में छोड़ो तो भी इसका आनंद लूटना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात। वो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, पर दर्शनीय है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, और जो शुभ लक्ष्मी वाली आपने बात कही वो बहुत गहरी है और मैं चाहता हूँ कि लोग इसको समझें और वो एक ऐसे कैरियर बने कि जो हम उनको देना चाह रहे हैं, कि समाज में पुनरुत्थान, कि पहले की जो अच्छी चीजें थी उसका सुगंध फैलाए, उसको बना के रखे, वो बीज बचा के रखे, वो भविष्य में चाहिए समाज को तब मिलेगा। जी जी जी। ये आप प्रकृति से उसकी मित्रता कैसे करवाते हैं किसी विद्यार्थी की, जैसे आपने बताया कि नेचर के साथ वो एकदम जुड़ जाए? वो सीधा प्रैक्टिकल्स ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा, प्रैक्टिकल्स मतलब समझ लीजिए पौधा है तो पौधे के साथ में सीधा पौधा लगाना बड़ा करना तो बच्चे करते हैं। अच्छा, तो सीधा कनेक्शन। बिल्कुल, गाय माता की सेवा करनी है तो बीच में गाय माता को हाथ लगाते हैं, उसको खाना देते हैं, उसको नरिश करते हैं। जी जी जी। तो वो सीधा कनेक्शन हो गया जी। तो वो प्रकृति से बात करना सिखाना है उनको। जी, अंतर से कनेक्शन कुछ बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा सा बताएं कि यहाँ कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपने बताया कि गाय के साथ या एक पौधे के साथ जोड़ते हैं, और कौन सी चीज़ों से सिखाया जाता है उनको, क्या क्या सिखाया? विषय हुआ या प्रैक्टिकल्स किस तरह के होते हैं? अच्छा, प्रैक्टिकल्स इस तरह के होते हैं जैसे इस बार बच्चों ने इच्छा रखी कि भी हमको गायों की सेवा करनी है जी। तो कुछ बच्चे ने जवाबदारी सभी को चाहिए थी, लेकिन हमने कुछ बच्चों को पहले चयन किया, तो उन विभाग की गायों का खाना भी बच्चों ने खेत में से तोड़ के लेके आए जी। उनका साफ सफाई गोबर वगैरह भी बच्चों ने किया, उसका गाय का दोहन भी बच्चे सीखते थे। अच्छा, ट्रीटमेंट भी बच्चों ने किया। अच्छा, बहुत इस साल तो डिलीवरी भी बच्चों ने नॉर्मल कराई। अरे ये तो बहुत जबरदस्त बात है। तो ये उनके साथ जब जुड़े तो उनको पता चल रहा है कि गौ माता क्या है। जी। वैसे ही कोई वनस्पति है उसको जड़ से उखाड़ेंगे तो पूरा मर जाएगा जी। तो उसके पत्ते से जब तक काम होता है, भले आयुर्वेद ने मूल बोला, लेकिन जब तक पत्ते से काम होता है, फल से काम होता है, तो मूल मत निकालो। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ का अगर हम इस विद्यालय का सिलेबस देखें तो किस प्रकार डिजाइन किया गया है, क्या अलग है दूसरे स्कूल से या मिलता जुलता है? बिल्कुल, हम बनाने का ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि जैसे बेस पुराना जी और आधुनिकता में से जितना अच्छा है जो जरूरी है जी उसको मक्खन लेना भी है, तो दोनों को समन्वय कर रहे हैं। जी। तो मतलब शुद्ध अच्छी हवा जो आज की नई है वो भी स्वीकार करते हैं जी, ताकि बच्चे बाहर जाए तो उनको वो कोरिलेट कर पाए सब चीज को। जी जी जी। बेस पुराना है, जैसे गणित है, वैदिक गणित भी कराते हैं, आधुनिक गणित में से भी जो अच्छा चीज है। बैलेंस शीट उसको समझ में नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे, या फिर कोई भी जीवन व्यवहार में उनको आर्थिक आया जी, तो उनको सामान्यतः जो भी जरूरत है वो दोनों को समन्वय करके सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं। कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारत के महान जो थिंकर्स थे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये बात कही है और भी लोगों ने कही है कि अगर भारत को आगे जाना है तो ईस्ट और वेस्ट का दोनों का उनको सिंथेसिस करना पड़ेगा। मार्शियल स्पेशली इस चीज़ पर भार देते हैं कि सिंथेसिस होना चाहिए, दोनों की अच्छाइयाँ लेकर हमें आगे चलना है। तो आप क्या ये सोचते हैं? बिल्कुल, वो हमेशा सभी ने बोला है,
जैसे हम सभी पंथ में से अपन देखेंगे तो वेद तो सबसे पुराने हैं जी वेद में भी बोला है कि खिड़कियां खुली रखो अच्छी हवा आने दो जी मतलब अच्छे ज्ञान की हवा आने दो बिल्कुल कहीं से भी हो देखिए आज ड्रिप का है जैसे खेती में केमिकल हम उपयोग कर रहे हैं तो बहुत बुरा ये सब हुआ है पूरे समाज में आप देख सकते हो उसका क्या असर हुआ है कैंसर वगैरह कोज क्यों है तो पेस्टिसाइड यूरिया एनपीएपी जी ठीक है उसी के सामने वो नहीं लेना है आज वो विवेक हमें डेवलप करना है कि ये नहीं स्वीकार करना है ड्रिप तो कम पानी से खेती होती है तो स्वीकार करो जी ये विवेक पूर्ण जो सिलेबस डिजाइनिंग का काम है वो देखना है और बच्चों को भी हमें मैं ये आपके माध्यम से सभी को विनती करूंगा कि बच्चों को भी आधुनिकता के अंदर इतना मत रंगो कि हमेशा के लिए वो आपका मूल भुला दे समन्वय करो उनके सिलेक्शन करना आपको आना चाहिए विवेक होना चाहिए कि कितना बाहर का अच्छा है वो लीजिए और बाकी जरूरत नहीं है वो मत लीजिए बिल्कुल सही बात है एग्जाम को किस नजरिए से आपके विद्यालय में लेते हैं एग्जाम यहाँ पर क्या है बच्चों के लिए एग्जाम शिक्षक बच्चा कहाँ तक पहुंचा है जी वो समझने तक सीमित है जी उसके मार्क्स दे करके कि आप इतने ऊपर है आप इतने नीचे है तो कंपैरिजन बहुत ज्यादा नहीं है जी बच्चे को पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको रुचि किस विषय में है कहाँ है जी तो वो तो देखना पड़ेगा जी तो वो सामान्य परीक्षा से पता चलता है जी तो परीक्षा का स्वरूप अलग है जी एग्ज़ाम जहाँ तक मैं समझता हूँ और बच्चों के साथ स्टूडेंट्स का अनुभव किया है एक सामान्य रूप में इतना सारा टॉर्चर इतना सारा प्रेशर और इतना सारा भय और उसका परिणाम कुछ भी नहीं आता जी तो कई स्कूलों ने भारत में प्रयास किया है कि एग्ज़ाम को ही निकाल दिया जाए फिर उसके सामने काफ़ी थिंकर्स ने पूछा है कि अगर एग्ज़ाम निकाल दोगे तो सिस्टम में आप कौन सा मापदंड का उपयोग करोगे जिससे कि पता चले कि विद्यार्थी आपका कहाँ है आज उसका कहाँ स्टैंड कर रहा है उसका लेवल क्या है तो इस तरह की बातें चल रही तो उस तरह के माहौल में आप क्या सोच रहे हैं आगे एग्ज़ाम निकाल देंगे या रखेंगे नहीं जो मैंने आपको बोला कि एग्जाम का स्वरूप अलग होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पहुंचा है उसके पीछे शिक्षक को कितना मेहनत करना है आचार्य को कितना मेहनत करना है उसके लिए एग्जाम होनी चाहिए ना कि उसको मापदंड से आगे पीछे करने की जी जो मतलब कोई बच्चे पे लोड भी नहीं आना चाहिए और आजकल की स्कूलों की तुलना में आपका स्कूल किस प्रकार अलग है या कुछ मिलता जुलता है उनसे किस प्रकार आप उसको नहीं कुछ चीजें मिलती भी है और काफी चीजें बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स ज्यादा है जी दूसरा कि यहाँ पे हमारा फाइनल दर्शन ये है कि कोई 5 विषय में बच्चा फेल हुआ है भले हम बेसिक सब विषय परोसेंगे लेकिन एक में 99 आया है तो बच्चा फेल नहीं है जिसमें 99 आया है उसमें पीएचडी कर सकता है उसको रोकने का अधिकार किसने दिया जी 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 मैं काफी आचार्यगण को ये प्रश्न पूछ चुका हूँ बड़े बड़े विद्वानों को पूछ चुका हूँ कोई जवाब नहीं दे पा रहा जिसमें 99 आया उसमें पीएचडी करने का रोकने का अधिकार नहीं है वो पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम पे है हर एक बच्चा विशेषता के साथ जन्म लेता है उस विशेषता में उसको अपलिफ्ट करो तो वो 100% उसमें दे करके उसमें वो करके दिखाएगा तो आपके कहने का मतलब कि जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है 99 आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है यस वहाँ पर हमें क्या उसे देना चाहिए उसको अपलिफ्ट करना है उसमें उसको एनकरेज करना है तो ये आप बता रहे हैं जो पीएचडी करने से उसको रोक रहे हैं किस प्रकार मतलब कौन से क्षेत्र में उसको रोका है किसी स्टूडेंट को रोका जाता है आगे बढ़ने से आज देखिए मैं ऐसा कहूँ कि 10th क्लास में जी किसी को 5 विषय में 0 आया जी 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 एक में 99 आया तो उसको आगे जाने का अधिकार है क्या ठीक है आपकी बात समझ सकते तो करोड़ों बच्चों का भविष्य विदेशी पैरामीटर से माप के उसको डब्बा बोल के अपन बाहर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं तो उसका वो एक विषय ज्यादा जरूरी है जिसमें वो कर रहा है देखिए गुरुकुल का वही डिफरेंस होता है महाभारत का बात सुनिए तो तुरंत क्लियर हो जाएगा कि भाई एक ही गुरु है 5 पांडव है एक को गदा मिली एक को धनुष मिला एक को भाला मिला उनकी विशेषता से उसको रुचि कर आगे लेके गए जी है ना जी तो वो गुरु ने उसकी विशेषता समझने का प्रयत्न जी 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 वो आज सबसे बड़ी जो चूक रहे हैं हम लोग एजुकेशन सिस्टम वो यही चूक रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स का ये सदुपयोग हुआ जहाँ कि आज एक कितने सारे लोगों को हमें बाहर निकाल देते हैं सिस्टम के कि ये मार्क्स नहीं है ये मार्क्स नहीं है तो लेकिन उसका अगर हम मूल पकड़ लेते हैं कि तुम्हें ये चीज़ आती है तो इस तरह सदुपयोग होगा हर एक मनुष्य का कोई कुछ भी कोई भी वेस्ट नहीं हुआ
हर एक। और दूसरी तरफ से आप देखेंगे ना तो वो उसको लिए बहुत लाभदायी रहेगा। कैसे कि भाई आज एक चित्र काम कर रहे हो आप जी, आपको चित्र में रुचि है तो आप रात को 12 बजे तक चित्र दौड़ेंगे जो ड्रॉ करेंगे तो आपको आनंद आएगा, उसमें लोड नहीं रहेगा। और वही आपने चित्र काम में बहुत पसंद है और आपको बैंक का मैनेजर बनाया, ऊपर से बॉस बोल रहे कि ये टारगेट अचीव करो, जी जी, तो काम का बोझ रहेगा कि नहीं, बिल्कुल आनंद आएगा। सही बात तो उसमें आनंद भी होगा, कार्य भी होगा। जी तो जब हम पूरे भारत के लोग ये समझेंगे, पूरे विश्व के जी, कि भाई बच्चे को किस में रस है, उसका रस का विवेक भी देखना है और विवेकपूर्ण उसको आगे उसको एनकरेज किया तो वो बच्चा भी आनंदमय जीवन जिएगा और दूसरे लोगों को भी जीने देंगे। जी सही। इस विद्यालय में भारतीय संस्कृति की कौन सी चीजों पर हम भार देते हैं? भारतीय संस्कृति की देखिए तो पहले तो काम करो, कर्म करना है जी फिर दूसरा खुद का काम खुद करते करते पढ़ना है जी संस्कृत भाषा भी जो मूल सभी भाषाओं की माता है जी, वो भी उसमें हमने भार दिया है ताकि उससे काफी उनका लगाव होना चाहिए तो मूल को न छोड़े। जी जी, वैसे ही पुरानी हमारी जो सच की धर्म कथाएं है वो भी उनको बेच दिया जाता है जी हमारे अच्छे पुराणों का भी थोड़ा थोड़ा उसमें से उनको अच्छा अच्छा ज्ञान देने का प्रयत्न है थोड़ा बहुत जी और साथ में आचरण में धर्म हो। जी, धर्म मतलब समझ लीजिए कि मैं ये पत्ता तोड़ रहा हूँ तो बहुत जरूरी है क्या, तो उसको परमिशन लो, उसको कितना भी मतलब एक एक चीज के लिए उसको न्याय होना चाहिए। जी। मैं मुझसे ये केमिकल वाला मैं बिजनेस करूंगा तो लोगों की हानि होगी बिल्कुल। तो ठीक नहीं है, तो बिल्कुल। वो मैं नहीं करूंगा, वो शुभ लक्ष्मी नहीं है, तो जी। वो उसमें विवेक आया, वो धर्म। बिल्कुल और दूसरे पंथ को जैसे हमने संस्कृति को कैसे जोड़ा, हर रोज शाम को यज्ञ करते हैं, गाय माता की आरती करते हैं बच्चे, जी। तो उस समय जिस पंथ में जो बच्चा मानता है उनको याद कर लेना है। तो यहाँ पे किसी को किसी का पंथ बुलाना नहीं है, किसी के ऊपर हमारा पंथ थोपना नहीं है जी। सनातन परंपरा से आप आगे बढ़ो, सब एक दूसरे के पंथ को रिस्पेक्ट भी करो जी तो ये हमारा प्रयत्न है जी। यहाँ पे जो विद्यार्थी तैयार होंगे आप आते वर्षों में उन्हें आप कहाँ देखना चाहते हैं? आपका एक विजन क्या है उनको लेकर कि कहाँ तक पहुँचे और क्या करें? पहले तो एक अच्छे मानव तो बने जी बिल्कुल। और हमारा प्रयत्न रहेगा कि वो हमारी संस्कृति की कुछ धरोहर लेके आगे चले और सहज बने, जहाँ पर भी हो वो कुछ सुगंध फैलाए, दूसरे लोगों को भी अपनी सच्ची राह को उसमें लेने के लिए प्रेरित करे और इसी कार्य को सब आगे भी बढ़ाए भविष्य में। जी जी जी। और आज हम इतने सारे स्कूल दिन ब दिन स्कूल बढ़ते जा रहे हैं और आज आम लोग बातें कर रहे हैं कि देखो माँ बाप बात कर रहे हैं, आज बच्चे भी कह रहे हैं ये तो व्यापार हो गया है। तो इस माहौल में इतनी स्कूल का सप्लाई हो गया है, फिर भी शिक्षा का स्तर कैसा है? आपका क्या कहना है कि शिक्षा का स्तर? मुझे तो नहीं लगता कि जो होना चाहिए वैसा है। आपका क्या कहना है कि कहाँ है शिक्षा का स्तर? बिल्कुल नहीं है। आज आप देखिए 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ड्रिंक्स ले रहे, सिगरेट पी रहे, चरित्र में आगे पीछे सोच रहे हैं। एक लड़की को किस दृष्टि से देखना चाहिए वो भी विवेक नहीं है जी। ज्यादातर लोगों में, सभी ऐसे नहीं है जी। बट आप प्रपोर्शन निकालेंगे तो बहुत ही दर्दनाक प्रपोर्शन है। जी। तो कोई स्कूल में चरित्र निर्माण क्यों नहीं सिखाता जा रहा है? जी। तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं कहूँगा कि स्कूल बढ़े, पैसा इसलिए लगता है क्योंकि हम भी चलाते दूसरे चलाते तो पता चलता है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे पहले समाज उसको नवाता था जी। उसको पेमेंट उनको देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा प्रॉफिट का कार्य नहीं होना चाहिए विद्या के अंदर कि मतलब ज्यादा तकलीफ हो। जी। समन्वय कैसे किया जाए कोई पुराना और नया, तो वो आज के सभी विद्यालयों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे चरित्र संस्कार ये सभी विषय को जोड़े और बच्चों को समझने का भी प्रयत्न करें। और हर एक शिक्षक गण जो हर एक आचार्य है वो पूरे भाव से अपने बच्चे को पढ़ाते, उस भाव से तक जा सकते तो जाना चाहिए। जी। और इस चर्चा को मैं खत्म करते हुए आखिरी एक विशेष प्रश्न जो है जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत लोग पूछना भूल जाते हैं कि आपको ये शुरू करने में क्या क्या संघर्ष करने पड़े और आज कौन से संघर्ष पे आप खड़े हैं?
संघर्ष तो रहते ही है, क्योंकि पूरा एक जो जा चुका है उसमें से अच्छा लेना और आज में से समन्वय करना, जी। उसके लिए आचार्य का चयन, जी। फिर विद्यार्थी के माता पिता को समझाना कि क्या यहाँ पे विजन है, जी। विद्यार्थी को उसमें डालना, बातें बहुत करना होता है बट उसको जमीन पे उतारना बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो वो बहुत सारी चैलेंजेस आती है, इसीलिए तो हम यहाँ पे कोई भी आता है हम बता देंगे कि हमें जो तकलीफ आए वो आपको ना आए। सिलेबस डिजाइन करना, तो वो विवेकपूर्ण इतने आचार्य को एक साथ में लेना, जी। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस रहती है। आर्थिक व्यवस्था, फिर सरकार भविष्य में इसको स्वीकार करे उस लेवल तक का कार्य करना। जी। तो आज समझ लीजिए कि भाई इस पद्धति को लोग अभी नहीं मानते हैं, लेकिन भविष्य में सब लोगों का ये दर्द है, सबको ये करना है। जी। लेकिन भविष्य में मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसे सिलेबसों को मान्यता दे, सरकार ऐसे संकुलों में विद्या का ऐसा ही रोल मॉडल को रेप्लिकेट करे। जी। तो लोगों को तो डालना ही है, जी। जी। लोगों को बच्चे की बहुत चिंता है। तो ये चैलेंजेस को हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि भविष्य में कुछ तो हो। तो पाजी अब मैं अनुमति लूंगा, आज कुछ सीख कर जा रहा हूँ आपसे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।